न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे अपनी बात रखेंगे। इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी है। पीएम मोदी ने देश के लोगों से जुड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री आज शाम अपने संबोधन में त्योहारों के दौरान कोरोना से बचकर रहने की अपील कर सकते हैं। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और हमारे साथ मुंबई से अभिषेक पांडे मौजूद हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो सूचना दी गई है इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया है। ऐसे में मुंबई से आप हमारे साथ जुड़े हैं। लोगों के बीच प्रधानमंत्री के आज शाम 6 बजे के इस संबोधन को लेकर कितनी उत्सुकता है? देखिए, बिल्कुल मैं दादर में हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर एक्सपेक्टेशन करते हैं। आप भी बताइए, आप यूथ हैं, प्रधानमंत्री 6 बजे बात करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं प्रधानमंत्री से कि किन चीज़ों पर बात करनी? अभी तो फिलहाल ये लॉकडाउन लगा के रखा है 6 महीने से, उसको हटाना जरूरी है। बहुत सारे जगह सब ओपन कर दिया, लोकल ट्रेन भी चालू होना चाहिए। जो लोगों का रोजगार गया है और जो बचे उनका तो टिकना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर आप बताइए कि क्या एक्सपेक्टेशन करती हैं? हमारी यही आशाएं हैं कि मोदी जी ने अब तक जिस तरह से देश का उद्धार किया है, देश के लिए अच्छा किया है, वापस वो अच्छा ही करेंगे। मैं तो इतना मान के। बिल्कुल, आप बताइए क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? पीएम 6 बजे देश को संबोधित करेंगे। यही देश का जो विकास हो रहा है और आगे अच्छी तरीके से विकास हो और लोगों को मतलब अच्छे रोजगार। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं नेहा, यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री 6 बजे देश को संबोधित करेंगे, कैसे देखते हैं इसको और क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं मुंबई का होने के नाते? ये उम्मीद करते हैं कि भाई लोकल ट्रेन बंद है, अभी तो नॉर्मली चालू होना चाहिए, सब कुछ चल रहा है, तो अब तो लोकल ट्रेन चालू हो जानी चाहिए। सब कुछ काम धंधा आदमी ज़्यादा, रोड का ट्रैफिक बढ़ रहा है तो ट्रैफिक थोड़ा सा। बिल्कुल, आप ये बताइए कि क्या उम्मीद करते हैं, किस पर प्रधानमंत्री बात करेंगे और क्या आप लोग? लोकल ट्रेन चालू होगा तो थोड़ा बहुत हम लोग भी रूटीन चालू हो गए, पब्लिक का ट्रांसपोर्ट में बेटर होगा, उस हिसाब से चालू हो जाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर और तमाम सारे लोग हैं जो खड़े हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, खास करके 6 बजे का वक्त है, उस समय में बहुत सारे लोगों की अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। आप बताइए कि क्या बात कर रहे थे? प्रधानमंत्री को किस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और क्या उम्मीद रखती हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद रखती हूँ कि इस समय जो हॉस्पिटल्स में धांधली मची हुई है उस पर पूरी तरह से रोक लगाया जाए। बीएमसी पे कहीं से कोई कंट्रोल नहीं है। इस तरह से जो भी लोग जा रहे हैं उनसे धुआंधार पैसा लिया जा रहा है, सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, टाई अप हो जा रहा है पैथोलॉजिस्ट में। और वैक्सीन को लेकर के भी बहुत सारे लोग अलग अलग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर इस पर बात कर रहे हैं तो वैक्सीन को लेकर के भी बात करें। आप बताइए कि अंकल, आप वैक्सीन, क्या कोरोना की वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं कि कोरोना की वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि लोगों को मास्क से छुटकारा मिले? हाँ, जल्दी आ जाएगा तो अच्छा ही है। जी बिल्कुल अभिषेक, तो हम देख रहे हैं कि लोगों की कई उम्मीदें हैं और कोरोना काल में रोजगार से लेकर और तमाम तरह के इश्यूज हैं जिनको वो सामने रख रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे शाम 6 बजे ये स्पष्ट होगा, लेकिन उससे पहले कई तरह की संभावनाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ सीतामढ़ी से, बिहार के सीतामढ़ी से संवाददाता अमित पांडे जुड़ गए हैं। अमित, बिहार में सियासी पारा अपने चरम पर है, तो चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री का ये संबोधन जो अब से कुछ वक्त बाद होने वाला है, इसको सीतामढ़ी की जनता कैसे देख रही है? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ। ये माननीय विधायक जो कैंडिडेट है बीजेपी के, ये यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुँचे थे, लेकिन उनको जनता के सवालों का सामना करना पड़ा। और अब हम इनसे जानते हैं कि सर, जनता तो आपसे सवाल कर ही रही है, साथ ही साथ पीएम मोदी आज शाम को देश को संबोधित करेंगे। ऐसे में आप क्या उम्मीद पाले हुए हैं और किस तरीके की आशा आप रखते हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है जांचा खड़ा था। अटल जी ने जो सपने दिखे थे, अटल जी ने जिन सपनों को आयाम दिया था, वो सपना आज धरातल पर प्रतिबिंबित होता हुआ दिखता है। अटल जी का चतुर्भुज स्वर्णिम योजना, अटल जी का अंत्योदय योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का सिद्धांत। क्या उम्मीद करते हैं आपकी पीएम मोदी क्या कोरोना को लेकर भी जनता को आगाह करेंगे? कोरोना को लेकर जनता को आगाह कर रहे हैं और कोरोना पर काफ़ी हद तक दुनिया के सभी देशों की तुलना में भारत में अमित, एक बात बताइए, आपके साथ ये जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं अमित, इनके बगल में कई लोग मैं देख रही हूँ जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, तो प्रधानमंत्री यही तो अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाइए,
तो अगर आज शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री बोलेंगे तब सुनेंगे ये लोग उनकी बात? जरा पूछिए उनसे। देखिए, आप लोग ने यहाँ पर मास्क नहीं पहना, अगर पीएम मोदी मास्क की अपील पहनने की अपील करते हैं तो क्या आप लोग ये उनकी बात सुनेंगे? एकदम बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के सबसे तेज तर्रार प्रधानमंत्री हैं और उनकी हर एक बात को भारत की जनता मानेगी। आप बताइए, आपने तो मास्क नहीं पहना है। मास्क नहीं पहने इसलिए मास्क नहीं पहनेंगे तभी वो मरबे करेंगे। नरेंद्र मोदी का महंगाई सस्ताई के कारण मास्क नहीं पहनेंगे, उसका महंगाई सस्ताई के कारण भी मर जाएंगे। इससे बढ़िया ऐसे के मर जाए बिना मास्क लगाए। वो जब से आए महंगाई सस्ताई लेके आए। हम लोग भी नरेंद्र मोदी के सपोर्ट करते हैं। ये चुनाव प्रचार करने आए हैं। अपने लिए और सबके लिए मास्क जरूरी है, और नरेंद्र मोदी सर बोले या ना बोले, अपने लिए मास्क अपने लिए पहनना जरूरी है ना कि देखिए, ये अलग अलग जनता का व्यू पॉइंट है और किसी का कहना है कि और भी मुद्दों पर उनको ध्यान देना चाहिए। और विधायक भी जो यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये भी अपील यही कर रहे हैं कि कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल हैं उसका पालन किया जाए। मोहम्मद, मैंने ये देखा कि जब आपने जो लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनसे पूछा कि अगर पीएम कहेंगे तब पहनेंगे, तो उन्होंने तुरंत अपनी जेब से मास्क निकाल करके पहना। कुछ ही देर के लिए सही, कम से कम अपनी और सामने वालों की उन्होंने थोड़ी परवाह तो की। इस बीच हम जरा जल्दी से रुक करते हैं। अहमदाबाद से जनक दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमदाबाद की जनता प्रधानमंत्री के संबोधन को, जनक, जो आज शाम 6 बजे होगा, उससे किस तरह की उम्मीदें लगा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री अब क्या बोलेंगे ये तो कयास लगाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ के जो युवा हैं वो काफी उम्मीद लगा के बैठे हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। आज पीएम शाम को जनता को संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करेंगे। क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं आपके हिसाब से? ये कोरोना के बारे में हम बोलेंगे, फिर वैक्सीन कब आएगी उसके बारे में भी बोल सकते हैं, फिर ये अभी बॉर्डर पे तनाव चल रहा है चाइना के भी साथ, उसके बारे में, फिर ये कृषि बिल जो अभी पास हुआ है वो विपक्ष के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो उसके बारे में भी बोल सकते हैं। क्या नेशनल या इंटरनेशनल इश्यू हो सकते हैं? तो आपके हिसाब से क्या मुद्दा हो सकता है? नेशनल ये जो चाइना का है अभी वो जो ज़्यादा दबाव दे रहे हैं तो उसके बारे में बोलेंगे। और मेरा तो नज़रिया है कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है अभी जो कोरोना के हिसाब से अभी जो सारे बिजनेस ठप पड़े हैं तो उसको आगे कैसे ले जा सकता है जिससे कि इकोनॉमी ग्रो हो। और जो युवा पीढ़ी है, जैसे कि हम सब लोग जॉब करते हैं, तो जॉब में से निकलने के लिए कोई ऐसा रास्ता, मतलब कुछ एंटरप्रेन्योरशिप या तो कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसा कुछ कोई हो कि मोदी साहब ऐसा कुछ करे कि अभी प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास पैसे नहीं है कुछ खुद का कुछ करने के लिए, राइट। ये हो सकता है कि त्योहार नजदीक आ रहे हैं काफी पूरे, क्योंकि अब दिवाली का समय है, उसके बाद नवरात्रि के बाद, तो उसमें सबसे ज्यादा हमें क्या एहतियात बरतने चाहिए, इस तरह के भी कुछ? हाँ, वो अनाउंसमेंट हो सकते हैं। और नवरात्रि में वैसे फेस्टिवल के लिए सबको अभी ऐसा है कि इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से कोरोना की जो सिचुएशन है वो फेस्टिवल हमें मनाना चाहिए, पर उनकी जो है कि भाई अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और उसके साथ अभी गरबा तो अभी यहाँ पे गुजरात में भी अलाउड नहीं किया गया, पर आरती है कि फिर वो प्रसाद दे सकते हैं। ऐसा सोशल डिस्टेंस के साथ वो फेस्टिवल मनाना चाहिए। और जो मैं तो बोलता हूँ कि गरीब लोगों के जो दिया बेचते हैं उनके साथ वो बाहर से चाइना के आइटम न खरीद के हमें अपनी इंडिया के लोगों ने जो बनाई है वो चीज़ें खरीदे, तो क्या उसको भी रोजगार मिलेगा और थोड़ा इकोनॉमी भी ऊपर आ सकती है। बिल्कुल। तो ये देखा, यहाँ के अहमदाबाद के युवा खासतौर पे कह रहे हैं कि अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कोई मुद्दा होगा, वो चाहे सीमा पार से सीमा से जुड़ा हुआ हो, चाहे कोरोना की वैक्सीन का हो, या चाहे त्योहार जो पास में आ रहे हैं। तो एक फेज, हालांकि अभी हम स्थिति संभली है कोरोना की, लेकिन त्योहारों में वो स्थिति न बिगड़े और लोग सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर बनाए रखें, ये सारी चीजें हो सकती है। हालांकि हमें इंतजार करना होगा प्रधानमंत्री के 6 बजे के भाषण तक का कि वो उन किन किन मुद्दों को छू सकते हैं। बिल्कुल। और क्या कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होगा, इसको भी लेकर के कई तरह के कयास लग रहे हैं। लेकिन इस बीच भोपाल से हमारे साथ मनोज, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। मनोज, कोरोना के खिलाफ इस जंग में ये 7वीं बार है कि प्रधानमंत्री देशवासियों के सामने आकर उनको आज शाम 6 बजे संबोधित करेंगे। इसकी कितनी अहमियत भोपाल की जनता की नजर में? ये हम भोपाल में चाय की दुकान पर खड़े हैं, यहाँ मन की बातें होती हैं, लोग अपनी यहाँ पर, अभी आप थोड़ी देर पहले चाय पी रहे थे। 6 बजे प्रधानमंत्री जो संबोधित करेंगे देश को, चाय पीते हुए आपके जहन में क्या था, किस बारे में प्रधानमंत्री बोले? प्रधानमंत्री जी के संवाद हमने कोरोना टाइम से देख रहे हैं और आज भी प्रधानमंत्री जी का संवाद है, वो कोरोना के विषय पर ही चर्चा करेंगे आज भी शायद। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं?
उम्मीद मुझे यही लगती है कि वो मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो ट्रैक पे आना धीरे धीरे शुरू हुई है, तो उसी विषय पे बात करेंगे। और शायद हम जैसे कुछ छोटे दुकानदारों के लिए कुछ मतलब आगे के लिए भी अपनी रणनीति रूपरेखा तैयार करें। छोटे दुकानदार के लिए नया पैकेज, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? हाँ, हो सकता है, क्योंकि मोदी जी ने कई अच्छे निर्णय लिए हैं। हो सकता है दुकानदारों के हित में भी कोई निर्णय ले। दुकानदारों के लिए हम दुकान पर भी चलते हैं, चाय की दुकान पर भी चलते हैं। यहाँ पर कुछ लोग चाय पी रहे हैं। आप लोग यहाँ पर चाय पीने आए हैं? आप लोग पढ़ाई करते हैं? नहीं सर, मार्केटिंग करते हैं। जी, मार्केटिंग करते हैं। आज शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। आप लोग मार्केटिंग के लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद कर रहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं है। 6 बजे, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? अभी कोरोना का समय चल रहा है, क्या आपको क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? जो हमें चाहिए वो मिल रहा है, बस बहुत है वही। आपको क्या मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है, रोजगार है, सब कुछ है, सब चीजें। अब थोड़ी बहुत तो परेशानी जो है वो चल रही है, वो चलती रहेगी। लॉकडाउन की स्थिति चेंज करना पड़ेगी उन्हें। लॉकडाउन जिस वजह से जो शॉपकीपर परेशान है, जो हर कभी लॉकडाउन होने की घोषणा हो जाती है, कभी 8 बजे कभी 10 बजे, तो ये सारी चीज़ें रोकना पड़ेंगी। या तो आप परमानेंट लॉकडाउन करके उसको रीओपन करना, परमानेंट रीओपन करने के लिए डेट दे दीजिए, या तो आप बार बार उसको लॉकडाउन मत करिए। क्या होता है इससे, जॉब वाले जो लोग होते हैं, जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी राय है, और लोग लॉकडाउन को लेकर, खासतौर पर जो कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में लोगों को ये मानना तो है कि लॉकडाउन को लेकर जिनको जो भी आर्थिक नुकसान हुए हैं, या उनकी दुकान, छोटी छोटी दुकान चलाते हैं, उनको जो परेशानियां हुई हैं, वो परेशानियां ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री 6 बजे कोई बात ज़रूर कहें। बिल्कुल मनोज, देखिए अब से 3 घंटे बाद शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे, और कोरोना काल में उनका ये 7वां संबोधन होने वाला है। इससे पहले 19 मार्च, फिर 24 मार्च, फिर 3 अप्रैल, फिर 14 अप्रैल, फिर 12 मई और फिर 30 जून, और उसके बाद शाम 6 बजे आज कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये अपील की है कि उनके इस संबोधन में वो जुड़े साथ में और इसका हिस्सा बने। यही सबके मन में सवाल है कि प्रधानमंत्री एक ऐसे वक्त में, जब त्योहारों का वक्त शुरू हो गया है, जिस वक्त सर्दियों का सीजन आने वाला है, ऐसे में क्या कोरोना को लेकर कोई बड़ी बात कहेंगे? क्या चीन को लेकर वो कुछ कह सकते हैं? क्या कृषि कानून के ऊपर जो बीच में विवाद हुआ उसको लेकर वो कुछ कह सकते हैं? यानी कि कई सारे सवाल लोगों के मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हैं। शेष नारायण जी, तकरीबन 3 घंटे का वक्त है, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री अपनी बात कहेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि सरकार से और उनसे लोगों की उम्मीदें कई गुना बढ़ गई हैं। नहीं, उम्मीदें स्कैरी हैं। देखिए, कोरोना से रिलेटेड जो इकोनॉमी स्लो हुई है, या रोजगार कम हुए हैं, या ट्रेनें बंद हुई हैं, मुंबई से तो जो आपकी रिपोर्ट है वो तो टोटल उसी पर फोकस है। तो उम्मीदें तो हैं, और लोगों को उम्मीद है कि हर संकट आया था कोरोना का, तो अंतर्राष्ट्रीय संकट था, उससे निकाल के अगर वो लाए हैं तो इस संकट से भी बचाएंगे, ऐसी उम्मीद जनता को है। और चुनाव का स्टेट है बिहार, वहाँ तो अलग तरह की बात है। लेकिन ये कोरोना की जो रिसर्जेंस है, देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे वैक्सीन डेवलप हो रही है, भारत में भी डेवलप हो रही है, भारत में भी ट्रायल चल रहा है, पूरी दुनिया में भी चल रहा है। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि मेडिसिन के क्षेत्र में भारत दुनिया के बराबर या कहीं कहीं आगे चल रहा है। तो एक तो ये बड़ी बात है। तो जाहिर है कि मोदी का स्टेचर उन्होंने, आपको याद होगा एक बार कहा था ना कि विपत्ति को अवसर में बदलना है। तो जो विपत्ति आई थी उसमें एक तो रिसर्च का अवसर उन्होंने बदला, दूसरा रिसर्जेंस का बदला, और तीसरा चीन जो ब्रांडेड है कोरोना के एक्सपोर्टर के रूप में, पूरी दुनिया मानती है कि चीन की वजह से कोरोना फैला है, तो चीन को जो घेरने का काम उन्होंने किया है, तो उससे मैंने कहीं यात्रा करना, इधर जाना उधर जाना, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक फील्ड में काम किया है कि हम तुमको कोरोना में भी घेरेंगे, और अगर आप हमको धमकी देने की कोशिश करेंगे, ग्लोबल टाइम्स से वो जरूर खबरें लिखेंगे, तो हम उसी भाषा में आपको जवाब देंगे। ये मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है। और इसके बाद वो जो कहने जा रहे हैं, जैसे विक्रांत ने भी कहा और अमिताभ ने भी कहा कि भाई उनके भाषण में सरप्राइज एलिमेंट होता है, तो सरप्राइज एलिमेंट से तो रूह कांप रही है। लेकिन ये जो अचीवमेंट्स हैं, मुझे लगता है कि इनका जिक्र वो जरूर करेंगे, और इससे इलेक्शन का टाइम उनकी पार्टी को फायदा होगा, लेकिन देश को ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर वो एक मैप दे देते हैं, रोड मैप,
कि भाई वैक्सीन आ जाएगी, मेरा ख्याल है अब तो फाइनल स्टेजेस में है, तो आ गई तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा कहीं, ये सबसे बड़ा इशू है। और मैंने आपको पहली अपने ओपनिंग बात में भी कहा था कि उसका एक डिजिटल आईडी बनाने की बात नरेंद्र मोदी ने कल कही है, और उसका क्या स्वरूप होगा हो सकता है, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो शेष जी, ये बात तो साफ है कि सबके मन में कई सवाल हैं, और जिस तरह से कोरोना काल में कई चीजों में रेस्ट्रिक्शन लगा, उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसके बाद किस तरह से पूरी की पूरी व्यवस्था पटरी पर आए, उसको भी लेकर लोगों के कई सवाल हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले विक्रांत का मैं रुख करना चाहूंगी। विक्रांत, सीधा सवाल आपसे, कोरोना काल में ये 7वीं बार प्रधानमंत्री का ट्वीट करके जानकारी देना और अब से तकरीबन 3 घंटे बाद देश के सामने आकर अपनी बात रखना, इसको कितनी अहमियत दिया जाए, कितना अहम हो जाता है ये? देखिए, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है तो अपने आप में बहुत अहम है, उससे बड़ी खबर कोई दिन की नहीं हो सकती। और प्रधानमंत्री का बोलना और ये बता करके बोलना कि आज शाम को वो इस मसले पर राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे, तो निश्चित तौर पर पूरे देश दुनिया की निगाह इस समय लगी होगी। ना सिर्फ देश की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया के नेताओं की भी नज़र लगी होती है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं भारत के, तो वो क्या बोलेंगे उसके रेमिफिकेशंस बड़े होते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री स्थानीय मुद्दों के बारे में बात करेंगे और देश में अगर कोरोना के बारे में बात करेंगे या फिर वैक्सीन की अगर बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया की उस पर निगाह लगी होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी 2-3 दिन पहले जो खबर आई थी कि भारत का जो वैक्सीन ट्रायल है वो तीसरे चरण पर पहुंच गया है, और भारत इस स्थिति में है कि एक बार जब प्रोडक्शन शुरू होगा तो दुनिया के बाकी कई ऐसे देश हैं जिनकी मदद भी भारत करेगा। तो वो काफ़ी टकटकी लगा करके भारत की तरफ देख रहे हैं कि कब ये कोरोना वैक्सीन भारत की तरफ से बनाए जाने का एक ऐलान किया जाता है कि भारत को इसमें बड़ी सफलता मिली है। तो दुनिया इस पर भारत की तरफ देख रही है। दूसरा, क्योंकि त्योहारी सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, सर्दियां सामने आ गई हैं, तो इस मौसम में लोगों की भीड़ बाजार में ज़्यादा निकलती है। और प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर देश के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता है, और जब अगर वो कोई बात बोलते हैं तो उसका असर जनमानस पर ज़्यादा होता है। तो किस तरह की सावधानी बरतनी है, क्या क्या कदम उठाने हैं, इस बारे में भी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। और जैसा अभी हम लोग देख रहे थे कि देश के तमाम इलाकों से हमारे जो संवाददाता भी बता रहे हैं, लोगों की उससे एक दिखाई देती है कि किस तरह की उम्मीदें बंधी हुई हैं कि प्रधानमंत्री अब क्या बोले, और क्या किस तरीके से लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई कि उन पर भी सरकार हो सकता है कि ध्यान दे। तो एक चीज साफ हो रही है कि प्रधानमंत्री को लेकर के जितनी आशाएं आकांक्षाएं पहले दिखाई देती थी, उतनी आज भी बनी हुई है, और लोगों को लगता है कि विपत्ति आई है, कोरोना जैसी बड़ी उम्मीदों में, आकांक्षाओं में तो कहीं कमी नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री क्योंकि हमेशा पर्सनली इन्वॉल्व होकर आगे से लीड करते हुए हर सवाल को लेते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं, इस वजह से आज जब वो खुद देशवासियों के सामने आ रहे हैं तो लोगों के मन में जितने भी सवाल हैं न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से वो सामने रख रहे हैं। एक बार हम मुंबई का रुख करते हैं, उसके बाद अमिताभ जी मैं आपके पास आऊंगी। अभिषेक, प्रधानमंत्री क्या कहेंगे इसको लेकर के कई तरह के कयास लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त कोरोना से हमारी ये लड़ाई जारी है और कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि लोगों ने मास्क उतारना शुरू कर दिया है, लापरवाही बरत रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की तरफ से क्या किसी तरह का कोई कोरोना निर्देश, क्या इसकी भी उम्मीद कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करने वाले हैं, क्या उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री? क्या कोरोना को लेकर बात करेंगे या कोई दूसरी बात कर सकते हैं? सही है कि सर प्रधानमंत्री साहब ने तो पहले वैक्सीन पे बात करना चाहिए। लॉकडाउन में जो लोग बेरोजगार है उनकी बात करनी चाहिए, जो लोगों के बेरोजगार बने हैं, भूखे हो रहे हैं, उनके बारे में बात करनी। प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करेंगे, क्या उम्मीद करते हैं? क्या बात करेंगे प्रधानमंत्री? किस पर? क्या वैक्सीन पर बात करेंगे, कोरोना पर, या अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे? सब पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ये बताइए कि क्या उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री किस पर बात करेंगे? मुझे लगता है कि वो वैक्सीन पे बात करेंगे, क्योंकि जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है, तो जल्द से जल्द वैक्सीन आना चाहिए। बिल्कुल, तो एक सेंस जो अभिषेक हमको मिल रहा है वो ये सेंस मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना के बाद जिंदगी कैसे पटरी पर आए उसको लेकर के कई सवाल हैं, और यही उम्मीदें प्रधानमंत्री के आज शाम 6 बजे के संबोधन से। इस बीच हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपना चुनावी गाना जारी कर लिया है। इस गाने में नीतीश सरकार की उपलब्धियों को दिखाया गया है। इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अलावा कई योजनाओं को बताया गया है। राज्य के मतदाताओं तक पहुंचने की अपनी रणनीति के तहत गाने जारी किए गए हैं, जिनके जरिए बिहार की बदली तस्वीर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश हुई है। साथ ही इन अभियान गीतों के माध्यम से
दल ने बिहार के जरिए से एक बार फिर नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत देने की अपील की गई है। नालंदा जिला का एक सरमेरा गांव का रहने वाला हूँ। मेरी स्टार्टिंग बेसिक्स पढ़ाई भी सारे गांव से हुई है। जब मैं था उस समय हमारे सामने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। पहले हम लोग को प्राइवेट ट्यूशन लेने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अभी। और इस बीच आरजेडी का भी चुनावी गीत जारी हो चुका है। इसमें नीतीश कुमार पर हमला किया गया है। लालू यादव ने आरजेडी की चुनाव प्रचार गीत को ट्वीट कर नीतीश कुमार को घेरा। उन्होंने नीतीश कुमार पर कुर्सी के लिए आत्मसम्मान बेचने का आरोप लगाया। ये क्या कह दिया बिटवा? अरे बबलू की शादी तो तब हो जब कोनो काम धंधा हो। ये कुर्सी तो ले जा रहे हम अपने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की खातिर। मुख्यमंत्री की खातिर? ये बात को समझ नहीं आई चाचा। और का 15 बरस हो गए ये देखते देखते। अरे इस कुर्सी की खातिर बिहार बेहाल हो गया। अरे बच्चों की आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के चुनावी गीत को ट्वीट कर नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पलटू राम तक ये कुर्सी पहुंचा देना। इसी कुर्सी के खातिर नीतीश ने बारंबार अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान, नीति, नियम, नियति, विचार, सिद्धांत और जमीन बेचा है। ये कुर्सी तो ले जा रहे हम अपने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की खातिर। मुख्यमंत्री की खातिर? ये बात को समझ नहीं आई चाचा। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेडीयू का चुनावी वीडियो जारी हो गया है और इसी के ऊपर आरजेडी ने भी अपनी तरफ से एक वीडियो जारी करके पलटवार किया है और इसको लेकर सीधे सीधे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बड़ा हमला भी बोला है नीतीश कुमार पर और उनकी सरकार पर। हमारे साथ सीतामढ़ी से अमित पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, हम देख रहे हैं कि किस तरह से सियासी पारा जो है वो लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है और इसी क्रम में जेडीयू ने जहां अपना चुनावी गीत निकाला तो पलटवार करते हुए आरजेडी ने भी वीडियो के माध्यम से नीतीश सरकार को घेर लिया है। जी बिल्कुल, हम देखेंगे जैसे जैसे ये चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर है, ये लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। और चाहे लोक जनशक्ति पार्टी की बात हो, जेडीयू या फिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम जो नेता हैं इनकी ओर से ऐसे बयान हम आने वाले दिनों में भी देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अब बड़े बड़े नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है बिहार के कमोवेश हर एक क्षेत्र में। तो ये जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को हटाने के लिए कहेंगे, जो सत्ता दल है वो यही कहेंगे कि एक परिवारवाद के जरिए हमने आपको मुक्ति दिलाई है, इस पार्टी को, ऐसी पार्टी को तो हमें वोट दीजिए। तो एक चुनावी का मौसम है, चुनाव का मौसम है और इस तरीके के बयानों की अब और ज़्यादा जोर होगी और ज़्यादा जनता के बीच अपनी बातें समझाने की कोशिश करेंगे ये जनप्रतिनिधि। जी, लेकिन अमित, हम ये भी देख रहे हैं कि जेडीयू ने जो चुनावी गीत रिलीज किया उसके जवाब में आरजेडी ने जो बात कही उसमें कहीं ना कहीं बार बार, और ये आरजेडी का एक सेंटर पॉइंट रहा है कि नीतीश कुमार को हर बार पलटू राम कह के वो संबोधित करते हैं और कहीं ना कहीं चुनाव में इसको एक बड़ा मुद्दा भी बनाते हैं। लेकिन इस बीच एक और खबर आपको दे दें, जेडीयू ने जहां अपने चुनाव प्रचार गीत में अपनी उपलब्धियों का बखान किया, लालू प्रसाद यादव ने चुनाव प्रचार के जारी वीडियो में नीतीश कुमार को कई मुद्दों पर घेर लिया। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के साथ न्यूज़ 18 कहना चाहता है आपसे एक जरूरी बात, और वो ये है कि आप मास्क पहनिए, लेकिन मास्क पहनने से भी ज्यादा जरूरी है हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोना, और इस मास्क को इस तरह से पहनना कि उससे आपका नाक और मुंह पूरी तरह से ढक जाए। तो इस तरह से मास्क को पहनिए और मास्क और चेहरे के बीच में कोई गैप ना रखिए। ध्यान रहिए, हमें मास्क लगाने के बाद उसके आगे के हिस्से को बिल्कुल नहीं छूना है और सिंगल यूज मास्क को जितना जल्दी हो नष्ट करें। नया मास्क पहनना है और हाँ, मास्क हरदम पीछे से ही उतारिए, इसको आगे से नहीं छूना है।